अब देखिए 89 तक अपन ने क्या कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर 10 तक हो गया था। अभी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, डिस्कवरी हाँ एंड इंस्पेक्शन, आपको ऑर्डर 11, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन तो हो गया आपका ऑर्डर 11। प्रकटीकरण और निरीक्षण, एडमिशन, इसके आगे सी तक लिख लिया सब लोगों ने? हाँ तो फिर आगे लिखिए, ये भी आपका थर्ड वाला ही चल रहा है, प्रोसीजर ड्यूरिंग टाइम, यानी कि बाद की सफाई के दौरान जो कार्रवाई होती है वो, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, निरीक्षण हो गया डॉक्यूमेंट का, क्योंकि कोर्ट को हो सकता है कि वो बोले। फिर आपका क्या करवाएगी, एडमिशन करवाएगी कोर्ट इसके थ्रू। कहाँ पे है, ऑडिट 12 में, यानी कि क्या करवा रही है यहाँ पे, स्वीकृति करवा रही है। स्वीकृति यही तो होगी, पढ़ती होगी नहीं, एडमिशन एंड कन्फेशन एविडेंस में। हाँ तो वहां पे क्या होता है, स्वीकृति और संस्वीकृति, यानी एडमिशन और कन्फेशन कोई चीज, यहाँ पे एडमिशन है, यहाँ पे नोटिस के थ्रू करवाती है कि हाँ भाई आपने चीज एडमिट करनी है, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमें मिला है इसके रिगार्डिंग। फिर उसके बाद में 13 में क्या होगा, 13 के अंदर प्रोड्यूस करेगा, इंपाउंड करेगा और रिटर्न करेगा, ठीक है। प्रोड्यूस, इंपाउंड एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, ये आपका ऑर्डर 13 ऑर्डर है भी, यानी कि न्यायालय के सामने पेश करना। अगर न्यायालय को लगता है कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर मैंने वापस रिटर्न कर दिया पार्टीज को, तो पार्टीज गायब कर देगी या फिर उसके साथ छेड़छाड़ कर सकती है। तो क्या करेगा, अपने पास में बंद करके रख लेगा, मतलब इंपाउंड करके रख लेगा, अपने कब्जे में रखेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं मैंने देख लिया एक बार मेरी तसल्ली के लिए, तो क्या कर देगा, वापस रिटर्न कर देता है। हाँ रिटर्न ऑफ द कोर्ट, न्यायालय, जैसे कि आपने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट दिखाए, ठीक है, कल आपका और इनका केस चल रहा था, इन्होंने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट दिखाए, कोर्ट को लगता है कि ठीक है इन्हीं के पास में ओरिजिनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने दिखाया, ऐसा लगता है कोर्ट को भी नहीं आप छेड़छाड़ कर सकते, तो अपने पास क्या कर लेगा, इंपाउंड कर लेगा, ठीक है। तो फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पेश किया जाना, परिबंध किया जाना और लौटाया जाना। परिबंध, इंपाउंड का मतलब क्या होता है हिंदी में, परिबंध, लिख लीजिए साथ साथ में, काम आएंगे ये शब्द आपके, क्योंकि 11 और 13 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, पहले इंस्पेक्शन करेगा, डिस्कवर करेगा चीजों को, उसके बाद अपने पास में रखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या होगा आपका, 13 तक हो गया। देन सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होंगे कि नहीं, अब क्या हो गया, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, यहाँ पे ऑर्डर 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप जजमेंट राइटिंग लिखते हो तब, ठीक है। क्या होगा आगे, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, विवादक, विवादकों का स्थगितीकरण करना या फिर विवादित बिंदु है उनको निर्धारित करना, आपको विवादित बिंदुओं को निर्धारित करना कर लीजिए। जो इश्यूज जज बना के देता है, हाँ जज बना के देगा, तुम बताओ अपने तरफ से पेश करो इश्यूज क्या है। हाँ तुम लोगों के बीच में ये लड़ाइयां निकल के आई, जो तुम लोग की लड़ाई थी ना, उसके बीच में ये विवाद निकल के आया, ये डिस्प्यूट है, ठीक है। डिस्प्यूट जो हो गया था पार्टीज के बीच में, जब डिस्प्यूट हुआ था वो क्या था, कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पार्टी है वो कहाँ पहुंच जाती है, कोर्ट में पहुंच जाती है, फिर जो डिस्प्यूट है उसके बीच में से क्या इशू निकल के आते हैं वो डिसाइड करते हैं, दैट इज सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज, कि तुम्हारे बीच में एक्चुअली लड़ाई क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे आप दोनों का केस चल रहा था, तो लड़ाई क्या थी, जमीन को लेके तो डिस्प्यूट था, तो वो क्या हो गया, आपके बीच में इशू हो गया। जर्नल टर्म में अपन बहुत बार यूज करते हैं इशू को, ये इशू क्रिएट मत करो, मतलब लड़ाई मत करो फालतू की। अब है फर्स्ट हियरिंग होगी, इसके बाद अपन ने क्या देखा था, फर्स्ट हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग के दौरान भी क्या होगा, मैटर है वो डिस्पोजल हो सकता है, तो डिस्पोजल ऑफ मैटर एट फर्स्ट हियरिंग,
हियरिंग, यानी कि ऑर्डर 15 वाद का निपटारा प्रथम सुनवाई के दौरान, आदेश 15 वाद का निपटारा प्रथम सुनवाई के दौरान। आगे अब क्या था, मैंने क्या बोला था आपको कि ये बोलेंगे आप अपने विटनेसेस दीजिए, राहुल जी आप अपने विटनेसेस दीजिए, शुभम आप अपने विटनेसेस दीजिए। तो ये कहां पे हो गया कि समन टू विटनेस, समन टू विटनेस कहां पे है, आपने अभी कहां पढ़कर गए हो सर आप? ऑर्डर 16, ऑर्डर 16 15 सेक्शन 34 ऑर्डर 16 जी सर, ऑर्डर 16 ही था। इससे साफ साफ पता लग रहा है यू आर फिजिकली प्रेजेंट एंड मेंटली एब्सेंट। फिर उसके बाद में आप क्या बोलोगे कि अगर सपोज करो विटनेसेस है वो जेल में बंद है, ये हो सकता है ना, जरूर थोड़ा सारे के सारे विटनेस वो यहीं पे होते हैं, सिविल कोर्ट का पता नहीं, लेकिन हाँ क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कभी भी जब कभी जिरा होती है ना, मतलब कि एग्जामिनेशन करते हैं पार्टीज का, तो क्या होता है कि आईओ को बुलाया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पता लगता है उसी की मिली भगत होती है, वो भी जेल में बंद है। एक मामला आ गया था, किसका था, रेप प्लस मर्डर का केस था, रेप करके उसको जला दिया गया था। अब उसके रिश्तेदारों की क्या करी थी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उन्हीं की साइड ली थी क्योंकि पैसे खा लिए थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अंदर बंद, वो भी अंदर बंद। जब जीरो हो रही थी तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्या किया गया, न्यायालय के अंदर खड़ा किया गया। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जब कभी भी विटनेस डिटेन होते हैं, विटनेस डिटेन इन प्रिजन, इन प्रिजन, तो फिर उसके बाद में आप उन पे समन जारी करते हो, वो कहाँ पे करोगे, 16A में, ऑर्डर 16A ठीक है। यानी कि आप हिंदी के अंदर क्या लिखोगे, कारागृह में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्ष्यों की हाजिरी, ठीक है, परिरुद्ध या निरुद्ध साक्ष्यों की हाजिरी, जो जेल में बंद है उनकी। फिर देखिए, फिर मैंने क्या बोला था आपको, अगर कोर्ट को लगे तो क्या करवा सकती है, एडजर्नमेंट करवा सकती है कार्रवाई का, बोला था कि मैंने स्थगित करवा सकती है। तो आई जे यानी कि एडजर्नमेंट, स्थगित होना कार्रवाई का, ऑर्डर 17, ठीक है, स्थगित होना ऑर्डर 17। आफ्टर दैट स्थगित होगी, अगर स्थगित नहीं होती तो फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनल हियरिंग, फाइनल हियरिंग होती है, एग्जामिनेशन करेंगे पार्टीज का यहाँ पे, तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड फाइनल हियरिंग, ये कहाँ पे दे रखा है आपको, ऑर्डर 18 पे, सॉरी ऑर्डर 18 पे, ठीक है। आफ्टर दैट आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, सच के बिना कुछ नहीं, मतलब कुछ सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, सुनाओ का डायलॉग। तो क्या हो गया सर, आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, 4 बच्चों को और भी पता लगेगा कि डाउट है आपको और नॉलेज। एफिडेविट, शपथ पत्र सुना होगा आपने, लगाया होगा, इवन बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर लगाए थे कि नहीं, तो शपथ पत्र का सबसे ज्यादा यूज आता है, ठीक है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा इसका, तो रात दिन काम पड़ता ही रहता होगा। तो एफिडेविट कहाँ पे, ऑर्डर 19, प्लांट में इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट में क्या लगता है, एक प्लांट होती है और एक साथ में एफिडेविट लगता है, ठीक है। क्योंकि एफिडेविट आपको हर चीज के साथ लगाना पड़ेगा, आप एप्लीकेशन दे रहे हो कि हाँ मैं इस चीज को एडमिट कर रहा हूँ, एफिडेविट, एफिडेविट कुछ नहीं है, आपका जो फॉर्म होता है ना, लास्ट में देखते हैं एक ऐसे कॉलम बना हुआ रहता है और क्या लिखा हुआ रहता है, दैट आई हियरबाय एक्नॉलेज दैट the information provided in this act is true and acknowledgement of my knowledge। तो आप वहां पे टिक करते हो तभी आप आई एग्री आता है, उस पे टिक करोगे तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। दिस इज आल्सो फॉर्म ऑफ एफिडेविट, कि आप शपथ ले रहे हो कि हाँ आपको पता है, मतलब आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि ये चीज सही है, तो
फिर यहाँ पे हो गया आपका ऑर्डर 19 में। उसके बाद में लास्ट क्या आता है आपका जजमेंट, ये आ गया आपका जजमेंट, ये कहाँ पे आ गया आपका ऑर्डर 20 में, ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्डर 20 में। इसके बाद आप लिख लीजिए, सॉरी जजमेंट को अपन बाद में लिखते हैं, यहाँ तक लिख लिया आपने। फिर आप फोर्थ हेडिंग लिखिए, एक बार आप फोर्थ हेडिंग लिखिए, प्रोसीजर आफ्टर हियरिंग ऑफ केस। आपने सुनवाई कर ली, उसके बाद ही क्या प्रक्रिया होगी, तो उसके बाद ही फिर पहले क्या होगा, वापस एक जजमेंट आ जाएगा, ठीक है। जजमेंट आने के बाद में क्या करोगे आप, ये क्या हो गया सेक्शन 33 ऑर्डर 20, सेक्शन 33 ऑर्डर 20 लिख लिया आपने। उसके बाद क्या की जाती है, जैसे जजमेंट आ गया तो किस पे क्या क्या कॉस्ट इम्पोज करनी है, जैसे क्रिमिनल के अंदर होता है ना, किस पे क्या क्या इम्प्रिजनमेंट इम्पोज करनी है, ठीक है, यानी कितने टाइम के लिए जेल जाएगा, कितना फाइन होगा, पनिशमेंट इम्पोज करनी, ऐसे इस पे पोस्ट इम्पोज आता है, तो बी कर लीजिए पोस्ट। अब पोस्ट में दो तीन तरीके की होती है, फर्स्ट है सिंपल पोस्ट, फिर उसके बाद में आएगी कंपनसेटरी पोस्ट, और फिर उसके बाद में क्या आएगा पोस्ट फॉर डिले। इसमें लिख लीजिए 35 35A 35B, और इन सबके साथ में प्लस ऑर्डर 20A पोस्ट फॉर डिले, पोस्ट फॉर डिले। हाँ वो जो है वो कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले खर्चे लिख सकते हैं। फिर ये वाले कौन से होंगे, मिथ्या या तंग करने वाले दावों की खर्चे, और ये विलंब हुआ है क्या, मैम इस सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कंपनसेटरी कोस्ट, कंपनसेटरी कोस्ट और पोस्ट फॉर डिले, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप, ये आपका पूरा प्रोसीजर हो गया, जो सेकंड मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया ना आपको वो। अब इसके बाद से शुरू होगा आपका सेकंड पार्ट, ठीक है, जो कि अपन कल की क्लास में करेंगे। लेकिन अब आप रिकॉल करिए मेरे साथ में, ये आप लोगों ने लिख दिया होगा, आप मेरे साथ रिकॉल करिए। क्या याद होंगी, करेंगे कैसे, वही तो बता रहे हैं ना, याद होंगे, इनकी भी ट्रिक्स है। पहले तो आपको काम क्या करना है, सुनो, इसको आपने जैसे लिखा बहुत अच्छी बात है, जब पूरा हो जाए ना चार्ट, जाकर के अपने उसमें लगा देना घर पे, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पीछे मत लिखना पेज पे, क्योंकि आप जैसे दीवार पे चिपकाओगे तो ये गया कंटेंट, ठीक है, हाँ, तो फिर वो नया लिखना आपको। अब देखिए, जैसी आपकी श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा अनुसार काम करना, ठीक है। तो अब देखिए, ओवरऑल आज अपन ने क्या पढ़ा, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया, जो भी मैंने आपको फर्स्ट प्रिलिमिनरी पार्ट वो डिस्कस कर दिया। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले अपन ने ये देखा कि तीन चीजों में डिवाइड किया, एक तो बिफोर सूट इज इंस्टीट्यूटेड, सेकेंडली ड्यूरिंग द सूट, और थर्ड क्या है आफ्टर हियरिंग ऑफ द सूट, ठीक है। अब सुनवाई के दौरान, सुनवाई की मतलब जो कार्रवाई स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले क्या क्या हो सकता है, उससे पहले पहले आप सूट इंस्टीट्यूट करोगे, ठीक है। कहाँ इंस्टीट्यूट करोगे आप, सेक्शन 26 ऑर्डर 4 के अंदर, ठीक है। अब वो कौन इंस्टीट्यूट करेंगे, पार्टीज इंस्टीट्यूट करती है, कहाँ पे है वो, ऑर्डर 1 के अंदर, ठीक है। लेकिन पार्टीज है, पार्टीज किसके थ्रू करेगी, प्लेंटिफ है तो वो प्लेंट के थ्रू करेगा, तो और जो डिफेंडेंट है वो अपना डिफेंस किसके थ्रू लेता है, रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। प्लेंट आपकी आ गई किसमें, ऑर्डर 7 में, और रिटन स्टेटमेंट आ गया आपके ऑर्डर 8 में। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या बन जाते हैं, अभिवचन, दैट इज प्लीडिंग्स, ठीक है। फिर वो आएगी आपकी ऑर्डर 6 के अंदर, और इसके साथ साथ में जैसे ही जो डिपेंडेंट होगा वो अपना डिफेंस किसके थ्रू लेगा, समन पहले उसको जारी होगा, फिर ही तो रिटन स्टेटमेंट होगा, तो आपका समन कहाँ आ गया, ऑर्डर 5 में। उसके साथ आप सेक्शन कौन से पढ़ोगे, 27 to 29 पढ़ोगे कि नहीं। फिर उसके बाद ये सारी की सारी होगी
सुनवाई मतलब कार्रवाई के से पहले की जो सुनवाई होती है। अब देखिए, अब जो ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ ट्रायल है तो फिर क्या होगा, ठीक है, मतलब कि सुनवाई के दौरान की कार्रवाई क्या होगी। तो सबसे पहले उपसंजित और अनुपसंजित होना पक्षकारों का, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। अपीयर हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जामिनेशन हो गई, नॉन अपीयर हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, जब हम ऑर्डर 9 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसके आगे क्या आ जाएगा आपका ऑर्डर 9। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन हुई पार्टीज की, दैट इज ऑर्डर 10। फिर उसके बाद में कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर किया कि आप निरीक्षण करके आइए और डिस्कवर करके लाइए डॉक्यूमेंट्स को, दैट इज ऑर्डर 11। फिर उसके बाद क्या होता है, अपोजिट पार्टी को एडमिशन के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है, नोटिस के थ्रू, दैट इज ऑर्डर 12। फिर उसके बाद में क्या होता है आपका, या तो कोर्ट के सामने उन दस्तावेजों को क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है, यानी प्रोड्यूस या इन्फॉर्म, या फिर उसके बाद रिटर्न करना पड़ेगा, दैट इज ऑर्डर 13। आफ्टर दैट कोर्ट का काम आ जाता है। कोर्ट क्या करेगी, सेटलमेंट इश्यूज को फ्रेम करेगी, ठीक है। तो आप सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कर सकते हो। अब जैसे ही सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो जाते हैं तो कोर्ट क्या बोलेगी कि आ जाइए, मैं डेट फिक्स कर देता हूँ, फर्स्ट हियरिंग होगी। या तो मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा या फिर मैटर आगे जाएगा। मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाता है, दैट इज ऑर्डर 15। आगे क्या होगा, आगे की कार्रवाई ये होगी, जो समन है किसको जारी किया जाएगा, विटनेसेस को। क्यों, क्योंकि अब उनको अपने साक्ष्य बुलाने ताकि अपना केस और मजबूत हो सके, ठीक है। साक्ष्य बुलाएंगे किसमें, 16 के अंदर। अगर वो जेल के अंदर है, जेल में डिटेन है, तो फिर 16A के अकॉर्डिंग बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर कार्रवाई रोकी जाती है, दैट इज एडजर्नमेंट, दैट इज ऑर्डर 17, ठीक है। और अगर कार्रवाई नहीं रोकी जाती, चलती रहती है और फाइनली आप हियरिंग को कंक्लूड कर देते हो, दैट इज ऑर्डर 18, ठीक है। ऑर्डर 18 के बाद में आपको पता है कि आपने जो भी कार्रवाई करी है वो आपकी एक्नॉलेजमेंट में थी, जो आपने एविडेंसेस पेश किए वो आपको पता थी, आपने गुड फेथ में किया, इसका आप क्या करोगे, एफिडेविट पेश करोगे कोर्ट के सामने। कोर्ट क्या करेगा, अब फाइनली जो अपनी थर्ड स्टेज हो जाती है कि अब हियरिंग के मतलब कि सुनवाई के बाद की कार्रवाई क्या होगी, दैट इज द थर्ड स्टेज। तो वो क्या होगी कि कोर्ट न्यायालय है वो सुनेगा और निर्णय तक पहुंचेगा और डिग्री पारित करेगा, ठीक है, दैट इज सेक्शन 33 एंड ऑर्डर 20, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट इम्पोज करी जाती है, हमेशा सिविल प्रोसीडिंग में ध्यान रखना, ठीक है। तो जो पोस्ट इम्पोज करेंगे वो 3 तरीके की होती है, सिंपल पोस्ट, कंपनसेटरी पोस्ट एंड पोस्ट फॉर डिले, ठीक है। उसके साथ में 35, 35A एंड 35B, उसके साथ क्या पढ़ोगे आप, ऑर्डर 20A। क्लियर हुई चीज, ऑनलाइन में क्लियर हुई। तो ऐसे करके जैसे मैंने आज आपको सेक्शन 1 से लेके 35B तक बताया, 1 से लेके ऑर्डर 1 से लेके 22 तक बताया, आपको भी याद हो गए। रिपीटेडली भी इनको रिवाइज करना पड़ेगा। और क्लियर हो गया, ऑनलाइन में क्लियर हुआ बच्चों को? यस मैम। यस मैम। क्या ही आएगा, बता देंगे जो आएगा। नहीं पर इसमें थोड़ी इससे आपको एक कहीं ना कहीं ये जब चार्ट ओवरऑल बन जाएगा ना, तो इसके बाद में ये मान लो 5 to 6 मार्क्स, 5 to 6 हाँ मार्क्स बता रही हूँ आपको, अब यहाँ से स्कोर कर लोगे, यानी कि 18 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं। 6 मार्क्स का मतलब क्या मान लो, 18 क्वेश्चंस है कि नहीं। 3 क्वेश्चंस करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, तो 18 क्वेश्चन से मान लो आप यहाँ से हो जाएंगे आपको, तो इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको क्या करना है, मुंह में जाना है, लगाना है, जब ये पूरा बन जाएगा उसके बाद में इसको बार बार में ऑब्जर्व करना है, ताकि अपन यहाँ पढ़ेंगे ना फिर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको इतनी जल्दी क्विकली पूरी की पूरी सीखने से आपके माइंड में छप जाएगी, ठीक है। क्लियर बात? तो आज के लिए एंड करते हैं, कल से शुरू करेंगे इसका पार्ट सेकेंड, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम।